ओके सर, सबसे पहले जय धन्वंतरी आप सभी को। तो आज हमारे साथ मौजूद है वैद्य श्रेयांश पचौरे सर, जो करंटली प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ रचना शरीर भार्गव आयुर्वेद कॉलेज से है। ये हमारे भी प्रोफेसर रह चुके हैं और मुझे इसीलिए अब तक जितने लाइव सेशन किए हैं उससे सबसे अधिक आनंद आज मिलेगा, क्योंकि मेरे आयुर्वेद में जो कुछ भी अभी तक हूं मैं, उसका पाया घड़ने का काम, बेसिक्स क्लियर करने का काम इन्होंने किया है। आयुर्वेद में भी रुचि बढ़ाने का काम भी ये श्रेयांश सर का उनमें बहुत बड़ा रोल है। तो मैं जितना भी उनका आभार व्यक्त करूं उतना कम है। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने शेड्यूल में से टाइम निकाला लाइव सेशन करने के लिए। और धन्यवाद। हाँ, और इनकी बात करें तो इन्होंने हिरण्यगर्भ फार्मेसी के पुणे के अंदर है, उसके फाउंडर मेंबर भी है। अमलतास आयुर्वेद कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड मुंबई, उसके भी फाउंडर डायरेक्टर है। साथ ही में उन्होंने इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में भी डिप्लोमा किया है और उनकी मास्टरी नाड़ी विद्या के अंदर भी है, एस्ट्रोलॉजी में भी है। और आज हमने टॉपिक रखा है पंचभौतिक चिकित्सा के ऊपर। तो पंचभौतिक चिकित्सा में भी इनकी अलग एक सिद्धि पहुंची हुई है। ये अपने पेशेंट्स को भी पंचभौतिक चिकित्सा के आधारित ही ट्रीट करते हैं। तो आज हम इनसे यही टेक्निक्स जानेंगे, अलग अलग सिद्धांत जानेंगे पंचभौतिक चिकित्सा के अंदर क्या क्या है। तो सर, सबसे पहले नमस्कार सर। और हम बेसिक बेसिक से सर शुरुआत करेंगे कि पंचभौतिक चिकित्सा क्या है। क्या ये आयुर्वेद से अलग है या फिर आयुर्वेद का ही एक हिस्सा है सर? ठीक है। हम लेक्चर शुरू करने से पहले भगवान धन्वंतरि की प्रार्थना कर देते हैं। रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और खासकर इस लाइव सेशन में मुझे बुलाने के लिए भी मैं जलदीप के आभार प्रकट करता हूं। और आज का हम जो विषय स्टार्ट करने वाले हैं वो है पांचभौतिक चिकित्सा। तो पांचभौतिक चिकित्सा जो है इसका ओरिजिन बेसिकली महाराष्ट्र में हुआ है। और पांचभौतिक चिकित्सा ये आयुर्वेद के ही अंतर्गत आती है। जैसे कि हम सबको पता है, चरक का एक वाक्य है कि जो इसमें दिया है वो सभी जगह पर मिलेगा, लेकिन जो इसमें नहीं दिया है वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ये पांचभौतिक चिकित्सा जो है वो आयुर्वेद का ही एक अंग है। आयुर्वेद की संहिताओं से ही कुछ सोच विचार करके आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपना के एक आसान और सरल पद्धति चिकित्सा के लिए अपनाई गई है। उसी का नाम पांचभौतिक चिकित्सा है। तो ये आयुर्वेद के अंतर्गत ही आती है। इसका जो उद्गम हुआ है, तो वो जो उद्गम है वो 20वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े वैद्य होके गए, जिनका नाम है बृहत त्रयी रत्न आयुर्वेदाचार्य आत्माराम वामन दातार शास्त्री। उनका जन्म जो था वो महाराष्ट्र में एक दापोली नाम का गांव है, उसके पास में ही हुआ था। और उनको मैं आयुर्वेद का वैज्ञानिक कहूंगा। अब ये वैज्ञानिक क्यों? क्योंकि ज्ञान तो सभी के पास होता है, लेकिन ये जो ज्ञान है उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना चाहिए, वो जिसे अच्छी तरह से समझ में आता है, तो उसी को हम वैज्ञानिक कहते हैं। तो ये जो है, ये पांचभौतिक चिकित्सा की देन जो है वो उनसे हमें मिली हुई है। और आ, हाँ। बोलिए बोलिए। हाँ, और साथ ही में सर, पंचभौतिक चिकित्सा के क्या क्या अलग सिद्धांत भी होते हैं, यूनिक प्रिंसिपल्स, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है। हाँ। ये पांचभौतिक चिकित्सा जो है, तो वैसे तो हमें ऐसे स्टार्टिंग में लग सकता है कि ये पांचभौतिक चिकित्सा मतलब कुछ अलग है, कहाँ से आई है, कैसे उत्पन्न हुई है। तो देखो, हम क्या करते हैं, हमेशा ही त्रिदोषों को आधार मान के सारी चिकित्साएं करते हैं। तो हम कभी भी किसी भी चिकित्सा स्थान में कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें वात, पित्त और कफ, इन तीन दोषों को पकड़ के ही चिकित्सा लिखी गई है। अभी जब हम वात पित्त कफ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो होता क्या है कि वात पित्त कफ में बहुत से गुण जो है वो एक दूसरे के साथ मिलते भी है, बहुत से गुण जो है वो एक दूसरे से जुदा जुदा भी है। अब इनकी वजह से ही चिकित्सा करते टाइम बहुत सी बार हमें कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। और इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए, चिकित्सा को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए पंचभौतिक चिकित्सा निकाली गई है। अब इसमें क्या है, त्रिदोषों का भी स्रोत जो है वो पंच महाभूत है।
हमारे शरीर का भी जो स्रोत है वो भी पंच महाभूत है। जिन द्रव्यों के साथ हम किसी रुग्ण की चिकित्सा करने वाले हैं उसका स्रोत भी पंच महाभूत है। तो सभी के जड़ में अगर पंच महाभूत है, और हम आयुर्वेद में बोलते भी है ना कि आयुर्वेद जड़ से इलाज करता है, तो आयुर्वेद हो या फिर हमारा शरीर हो या फिर वनस्पतियां हो, इनकी सभी की जड़ तो पंच महाभूतों में ही है। तो जड़ से इलाज करना है तो पंच महाभूतों को छोड़कर इलाज नहीं हो सकता। इसीलिए चिकित्सा को सुकर करने के लिए और अधिक सूक्ष्मता से करने के लिए और अधिक स्पेसिफिसिटी लाने के लिए ये पंचभौतिक चिकित्सा जो है इसे अपनाया गया है। अब ये पंचभौतिक चिकित्सा जो है इसके भी कुछ अपने सिद्धांत है। अब अपने सिद्धांत मतलब क्या, ये सिद्धांत भी आयुर्वेद से ही लिए गए हैं। जैसे आयुर्वेद संहिता में हमें सामान्य विशेष सिद्धांत मिलता है, त्रिदोष सिद्धांत मिलता है, स्वभाव परमवाद मिलता है, तो ऐसे सिद्धांत जो है वो आयुर्वेद में है। उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ सिद्धांत जो आयुर्वेद की संहिताओं से लिए गए हैं वही अपनाए गए हैं। अब इनमें से एक सिद्धांत जो है बेसिक, वो है अम्ल क्षार सिद्धांत। अब यहाँ पर क्या है, अम्ल और क्षार, ये जो दोनों टर्मिनोलॉजीज हैं वो तो हमने बहुत बार पढ़ ली है। अब अम्ल और क्षार सिद्धांत आयुर्वेद में आया कहाँ पर, तो आयुर्वेद में जब मदात्य चिकित्सा चरकाचार्य ने लिखी थी तो मदात्य के चिकित्सा में एक श्लोक आया है, क्षारो याति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोपसंहिता। अब ये श्लोक तो हम सब ने पढ़ा है, लेकिन जब दातार शास्त्री ने ये श्लोक पढ़ा तो उनका दिमाग इसके ऊपर चलना शुरू हो गया कि अगर पूरे सृष्टि में द्वैत है, यानी दो दो चीजें हैं, जैसे सोम तत्व है और अग्नि तत्व है, सूर्य है, चंद्रमा है, शीत है, उष्ण है, तो ऐसे दो दो जोड़ियों में सब कुछ आया है। तो इसी तरह से अम्ल और क्षार ये दोनों जो है वो जोड़ियों में आए हैं। अब इन जोड़ियों की वजह से ही क्या होता है कि सृष्टि को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है क्षार प्रधान सृष्टि और एक है अम्ल प्रधान सृष्टि। अब कभी कभी क्या होता है, इन दोनों का संयोग भी हमें मिलता है, और इनका संयोग ही है वो है माधुर्य, यानी समत्व, समता लाना। तो क्षार जो है वो जब अम्ल के साथ प्रॉपर मात्रा में मिलता है तो उसके बाद में माधुर्य निर्माण होता है। अब यही सिद्धांत जो है वो अर्श की चिकित्सा में जहां पर प्रतिसारणीय क्षार का लेपन करने के लिए बोला है, तो क्षार का लेपन करने के बाद एक मात्रा उसकी निर्धारित की है। वो मात्रा के बाद उन्होंने क्या कहा है कि वहां पर अम्ल तक्र से, अम्ल कांजी से उसका धावन करना है। क्यों धावन करना है, क्योंकि क्षार जो है उसको नष्ट करने की ताकत जो है वो अम्लता में है। अब यही बात जो है, यही बात हमें सभी जगह पर नोटिस होती है। अब ये जो क्षार और अम्ल और इनसे बनने वाला माधुर्य, तो इन तीनों के साथ में सृष्टि का विभाजन, वनस्पतियों का विभाजन, देह का विभाजन किया गया है। अब इसी से आगे जो है वो प्रकृति आई। अब प्रकृति तो हमें पता है, वातज, पित्तज, कफज, फिर द्वंद्वज और संधिपातज, ये जो प्रकृतियां हैं ये तो हम सब जगह पर पढ़ते हैं। लेकिन प्रकृतियों के हिसाब से चिकित्सा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी द्वंद्वज प्रकृति है और उसको अगर व्याधि किसी तीसरा जो पार्ट उसका नहीं है उसका हुआ है, तो उसमें कैसे विचार करना है, क्या करना है, ये हम सबके सामने बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। अब यहाँ पर क्या किया है कि पांचभौतिक चिकित्सा में क्षार, अम्ल और मधुर, इन तीनों के हिसाब से ही शरीर की प्रकृतियों का भी निर्धारण किया है, और इसको जानना बहुत आसान है। जैसे कि नवंबर महीने से लेके फरवरी महीने तक जिनका जिनका जन्म हुआ है वो सारे क्षार प्रकृति वाले हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी मार्च से लेके जून तक इन 4 महीनों में जिनका जिनका जन्म हुआ है वो सारे अम्ल प्रकृति वाले हैं। और जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन महीनों में जिनका जिनका जन्म हुआ है वो सारे जो है वो सम प्रकृति वाले हैं, यानी सबसे ज्यादा नॉर्मल कंडीशन वाले हैं। अब ये डिवीजन कहाँ से आई, सवाल तो आ सकता है। तो ये डिवीजन करने के लिए उन्होंने क्या किया, रक्त धातु को आधारभूत माना, क्योंकि शरीर में जो भी सारी चीजें निर्माण होती है वो सारी चीजों का आधार रक्त ही है। और हमने जो धातुओं के श्रेष्ठ कर्म सीखे हैं उन श्रेष्ठ कर्मों में रक्त का कर्म जीवन है।
अब ये जीवन का कर्म देने का, यानी किसी भी चीज में जान डालने का काम जो है वो अगर रक्त करता है, तो रक्त को ही हमारे शरीर के सारे घटकों का आधार माना जा सकता है। उसी से सबकी निर्मित हो रही है, उसी से सभी में जीवन आ रहा है। अब ये जो रक्त है, ये गर्भावस्था के द्वितीय मास में बनता है। अब आप बोलोगे कि द्वितीय मास में बनता है, ये ऐसा कहाँ पर लिखा है? तो गर्भ की जो उत्पत्ति है, उस उत्पत्ति में हम अगर देखेंगे तो प्रथम जो मास है उसमें कलल अवस्था है और उसको खेटभूत श्लेष्मा के समान ऐसे माना है। तो मतलब ही वो रसों के समान, रस धातु के समान है। अगर हम इस तरह से सीक्वेंस में आगे देखते जाएंगे तो पहले महीने में रस, दूसरे में रक्त, तीसरे में मांस, चौथे में मेद, इस तरह से सातवें महीने में शुक्र तक की उत्पत्ति हो जाती है। सातवें महीने का अगर आप गर्भोत्पत्ति का श्लोक निकाल कर देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है सप्तमे सर्वांग संपूर्ण। तो सर्वांग संपूर्ण हो जाते हैं मतलब ही क्या कि सातों के सातों धातु जो है वो प्रॉपर तरीके से बन जाते हैं 7 महीने में। अब देखो, शुक्र के बाद शरीर में बनता है ओज। अब 7वें महीने तक अगर शुक्र बन गया है तो 8वें महीने में ओज बनेगा। अब ये जो ओज है ये बन रहा है, इसीलिए अष्टमे अस्थिरी भवति ओजहा। तो ये टर्मिनोलॉजी वहां पर आई है। बहुत सी बार आयुर्वेद के लोगों को ये एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाता है कि 8वें महीने में ओज आया कहाँ से और उसी महीने में क्यों बनना शुरू हो गया, क्योंकि पहले 7 महीने तो 7 धातुएं प्रॉपर तरीके से बन रही थी। अब इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो द्वितीय मास जो है उस द्वितीय मास में रक्त की उत्पत्ति हो रही है। अब रक्त जो है उसी में हमारे शरीर का आधार है। तो रक्त की उत्पत्ति जिस मास में हो रही है, उस सृष्टि के जो ऋतु का है बाहर शुरू, उस ऋतु का इम्पैक्ट भी तो रक्त धातु की निर्मित के ऊपर होगा, क्योंकि सृष्टि में हर चीज का इम्पैक्ट जो है वो उसके ऋतु के अनुसार होता रहता है। अब इसी टर्मिनोलॉजी को अगर हम सोचेंगे तो हमें पता चल सकता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 4 महीनों में जिनका जन्म हुआ है उनका रक्त जो है वो गर्मी के सीजन में बना हुआ है। तो गर्मी के सीजन में अगर रक्त धातु बना है तो रक्त में अपने आप ही उष्णत्व, तीक्ष्णत्व ज्यादा रहेगा, द्रवत्व की मात्रा कम रहेगी। तो ये सारे गुण जो है वो क्षार की तरफ जाने वाले हैं, इसलिए उनकी प्रकृति क्षारीय हो गई। जब चौमास आता है, यानी कि हमारा जो बारिश वाला सीजन आता है, उसमें सृष्टि में अम्लता जनरेट होती है। अब ये अम्लता अगर सृष्टि में है तो गर्भ में भी तो जनरेट होगी। इसीलिए उन 4 महीनों में जो भी गर्भ बनता है तो वो गर्भ की प्रकृति जो है वो अम्लता है। इसीलिए ये डिवीजन जो है वो उस तरह से की गई है। और हेमंत और शिशिर ऋतु जो है ये सबसे बलवान ऋतु है। अब इन बलवान ऋतुओं में जब भी कभी किसी की उत्पत्ति होगी तो वो सम प्रकृति वाला होगा, यानी उसमें क्षारता और अम्लता, इनसे जो जनरेट होने वाला माधुर्य है वो माधुर्य उनमें दिखना शुरू हो जाएगा। अब ये प्रकृतियां जो है वो एक बार डिसाइड हो गई तो प्रकृतियों के हिसाब से ही उसके शरीर का बल, उसके शरीर के अवयवों का निर्माण, उसके व्याधियों का निर्माण, उसमें कौन सी मेडिसिन यूज करनी है उसका निर्धारण, ये सारी चीजें इस प्रकृति के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि सृष्टि में जो वनस्पतियां है, जो खनिज द्रव्य है, जो भी कल्प हम यूज करते हैं वो कल्प भी तो क्षार, अम्ल और मधुर, इनके समान ही होंगे। तो अगर कोई व्यक्ति क्षारीय उष्णता प्रधान, क्षारीय प्रकृति प्रधान है, उसमें अगर क्षारीय प्रधानता वाला व्याधि हो जाता है तो उसमें हमें सिर्फ अम्ल धर्मी जो औषधि योजना है उनका यूज करना है। वो यूज करने से उसके व्याधियां जो है उसमें माधुर्य आ जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। तो इतना सिंपल बन गया। अभी हमें क्या करना है, शरीर की प्रकृति निकालनी है, व्याधिया कौन से टाइप में बैठता है, क्षारीय, अम्लता या मध्यम या मधुर, उसमें हमें देखना है और उसी के हिसाब से फिर हमें औषधियों की योजना करनी है। अब हम बोलेंगे कि औषधियों में कैसे पता चलेगा कि कौन सी औषधि क्षारीय है, कौन सी औषधि अम्ल है और कौन सी औषधि मधुरता या समता वाली है, क्योंकि वनस्पतियों का तो बर्थ डेट हमें पता नहीं हो सकता है। तो इस बात
के लिए हमें क्या करना है, जब भी कभी हम वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय हमें एक चीज के ऊपर ध्यान देनी है। वनस्पतियों का कहीं भी श्लोक लिखा होगा, तो भाव प्रकाश ले लो या कोई निघंटु ले लो, उस निघंटु में जहां पर वनस्पतियों का वर्णन आया है, तो वर्णन में आपको दीपन और पाचन, ये दो वर्ड्स ढूंढने हैं। जिन जिन वनस्पतियों में दीपन कर्म लिखा होगा, वो वनस्पतियां जो है वो अम्लधर्मी वनस्पतियां है, और जिन वनस्पतियों में पाचन कर्म लिखा होगा, वो सारी वनस्पतियां जो है वो क्षारधर्मी है। अब ये कहाँ से आ गया? तो देखो, अम्लता और क्षारीयता, ये दोनों जो है, ये दोनों तो तेज महाभूत के ही स्वरूप है, लेकिन अम्लता जो है उसमें द्रव गुण की प्रधानता है, और क्षारीयता जो है उसमें द्रवत्व की जगह पर उष्णत्व और तीक्ष्णत्व की प्रधानता है। अब अगर मान लो मुझे किसी चीज को कम अग्नि देना है, जैसे मान लो हम भगवान के सामने दिया जलाते हैं, तो भगवान के सामने जब दिया जलाते हैं, वो दिया जो है वो तो तेज तत्व का ही प्रतीक है, लेकिन हमारी अपेक्षा ये नहीं रहती है कि उस दिए के ऊपर हम कुछ खाना वगैरह पकाए। तो हमारी अपेक्षा इतनी रहती है कि वहां पर वो मंद गति से अपना जो है प्रज्वलन करता रहे, और उससे हमें तेज मिलता रहे। अब ये जो है, यही दीपन कर्म है। और पाचन में क्या है, जहां पर सामता है, जहां पर श्लेष्मा का बाहुल्य है, जहां पर द्रवता का बाहुल्य है, उन सभी चीजों को पचाने के लिए जो अग्नि लगेगा, वो अग्नि की ताकत ज्यादा होनी जरूरी है। तो इसीलिए ये कर्म जो है वो पाचन कर्म क्षारीय उष्णता के अंदर आता है। तो हमें सृष्टि में जो भी द्रव्य है उनका डिवीजन मिल जाएगा। अब सृष्टि में कुछ द्रव्य ऐसे भी है जो हमारे शरीर को मेंटेन करने का काम करते हैं, रसायन का काम करते हैं, ब्रूहण का काम करते हैं। अब ये जो सारे द्रव्य हैं, ये माधुर्यता वाले, यानी जिनमें क्षारीयता और अम्लता इनका संगम हो गया है और मधुरता उत्पन्न हो गई है, वो शरीर में माधुर्य लाने का काम करते हैं। अब इन तीन चीजों में हमारे जो द्रव्य है वो सारे डिवाइड हो गए। अब जब भी कभी कोई कल्प पढ़ोगे, तो वो कल्प को इस एंगल से देखना शुरू करोगे, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कौन से व्याधि में क्या देना जरूरी है। अब ये एक सिद्धांत हो गया। इसके अलावा एक और सिद्धांत आता है, वो है भरण, पोषण और उत्सर्जन सिद्धांत। अब भरण, पोषण और उत्सर्जन ये क्या है? तो ये शरीर के तीन प्रमुख कर्म है। भरण मतलब शरीर का अंदर जो सृष्टि से भाग आने वाला है उसको अंदर लेना, इन सारी चीजों को हम बोल सकते हैं भरण। अब जो सृष्टि से अंदर लिया है उसको पचाकर हमारे शरीर के साथ में बनाना जरूरी है, तो वो काम करेगा पोषण। और ये प्रक्रिया होते समय जो अनावश्यक या फिर जो बाहर फेंकने वाला पार्ट तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर जाते टाइम भी उसका काम करेगा, लेकिन जो बन जाएगा उसको हम बोलेंगे, उस प्रक्रिया को बोलेंगे उत्सर्जन। अब ये तीन प्रक्रिया जो है, इन तीन प्रक्रियाओं के लिए तीन अलग अलग अवयवों का नामाभिधान किया गया है। अब भरण प्रक्रिया जो है वो प्लीहा के अंतर्गत आती है, पोषण जो है वो यकृत के अंतर्गत आता है, और उत्सर्जन जो है वो वृक्क या मूत्रपिंड के अंदर आ जाता है। अब ये तीन अवयव और ये तीन प्रक्रिया, इन प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया बिगड़ी हुई है उसको हमें सिर्फ ध्यान देना है। जो प्रक्रिया बिगड़ी है उसको ठीक करने के लिए हमें वहां पर औषध योजना करनी है। और इतना सारा आसान होने के बाद जब भी कोई व्याधि आएगा तो व्याधि की चिकित्सा करना बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। तो ये प्रमुख सिद्धांत है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेनली ये सिद्धांतों के ऊपर पांचभौतिक चिकित्सा का निर्धारण किया जाता है। जी सर। सर आप भी एक फार्मेसी से जुड़े हुए हैं और मेरे भी अभी शुरुआत की है, मैंने भी फार्मेसी की। तो मैं यही इसीलिए पूछना चाहूंगा कि पंचभौतिक चिकित्सा या उसके सिद्धांत का उपयोग करके औषधि का निर्माण कैसे करें, क्या उसको अप्लाई कर सकते? यस। हम्म। तो ये जो पांचभौतिक चिकित्सा है, तो पांचभौतिक चिकित्सा के जो जिन्होंने बताई है वो दातार शास्त्री जो थे, उनका ऐसा कहना था कि हर वैद्य को अपनी दवाइयां खुद बनानी है। और उनका तो एक्सपर्टाइज इतना ज्यादा था
कि वो अपनी दवाइयाँ खुद बनाते भी थे और उन्होंने ऐसे-ऐसे मेथड्स ढूँढ के निकाले थे कि आप कम मात्रा में, कम जगह में, कम संसाधनों के साथ में बहुत अच्छी दवाइयाँ कैसे बना सकते हो या फिर 2-2 दवाइयाँ एक ही साथ, एक ही प्रोसेस में कैसे बनाई जा सकती है और हमारे कष्ट भी कम हो जाए और दवाइयाँ भी पोटेंट हो जाए। अब ये जो प्रक्रिया है, इसमें क्या है बहुत सी बार क्या होता है, शोधन, मारन ये सब हम पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उसके पीछे के जो तत्व है, वो हमें कभी समझ में ही नहीं आते हैं। इसीलिए हमें वो समझ में नहीं आता कि इसमें क्या है। अब शोधन मारण में भी देखिए, जो सागर संपत्ति से मिलने वाले द्रव्य है, जैसे कि शंख है, कपर्दिक है, प्रवाल है, इन सभी की शुद्धि जो है, वो शुद्धि बोली है अम्ल द्रव्य में। अब यहाँ पर भी पांचभौतिक सिद्धांत आता ही है, क्योंकि क्षार प्रधान समुद्र जो है, उसमें से जो क्षार प्रधान शंख, कपर्दिक आदि मिले हैं, उनकी अगर शुद्धि करनी है, उनमें माधुर्य लाना है, तो उनका संयोग अम्ल द्रव्य के साथ करना चाहिए। तो ये अम्ल द्रव्य और क्षार द्रव्य का संयोग होकर वहां पर उनका शोधन हो जाता है और अतिरिक्त जो क्षारीयता है, वो अतिरिक्त क्षारीयता उसमें से कम हो जाती है। अब यहाँ पर भी पांचभौतिक सिद्धांत आ गया। एक छोटा सा कल्प का एग्जाम्पल देता हूँ। एक लशुनादि वटी हमारे आयुर्वेद में बताई गई है। अब ये जो लशुनादि वटी है, लशुनादि वटी का मेन कंटेंट जो है वो है लशुन। लशुन का दूसरा पर्याय नाम रसोन है। रस उन मतलब एक रस उसमें कम है। अब इसमें एक रस कौन सा कम है, तो वो अम्ल रस उसमें कम है। तो यानी कि जिसमें अम्लता नहीं है, तो वो द्रव्य जो है वो क्षारीय प्रधान द्रव्य हो गया। अब ये क्षारीय प्रधान द्रव्य अगर शरीर के अंदर जाएगा तो क्षार के समान पाचन का कर्म करेगा। अब ये पाचन का कर्म करेगा, इसीलिए हम जब भी कभी अग्निमांद्य होता है, सामता होती है, तब इस रसोनादि वटी का यूज करते हैं। लेकिन ये जो रसोन यूज करना है, इसकी भी शुद्धि बोली गई है और इसकी शुद्धि जो है वो तक्र में एक रात तक वो रसोन को भिगो के रखना है और दूसरे दिन सुबह उसको निकाल के उसके अंदर जो अंकुर रहता है उसको निकाल देना है और फिर उसको यूज करना है। अब ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया में हमने जो शुद्धि की, वो शुद्धि का भी एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसी रसोनादि वटी या लशुनादि वटी में गंधक का भी प्रयोग किया गया है। अब ये जो गंधक है, गंधक का शोधन भी अलग अलग मेथड से बोला गया है। गंधक की शुद्धि जो है वो दुग्ध में भी होती है, गंधक की शुद्धि जो है वो भृंगराज में भी होती है। अब भृंगराज जो है उसमें पाचन वर्ड आया है, तो भृंगराज जो है वो क्षारीय प्रधान है और दुग्ध जो है वो मधुर का प्रधान है। अब अगर हमें पाचन करने के लिए क्षारीय कल्प में गंधक का यूज करना है, तो उसकी शुद्धि जो है वो हमें भृंगराज में ही करनी पड़ेगी। दुग्ध में शुद्धि किया हुआ गंधक अगर हम यूज करेंगे कल्प में, तो उससे उतना इम्पैक्ट हमें नहीं मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, हम इन जनरल एक कोई मेथड ले लेते हैं और उस मेथड से ही उसको बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कल्प के अनुसार, उसके यूज के अनुसार हमें शोधन आदि, मारण आदि या फिर उनको मिक्स कैसे करना है, क्या करना है, इनके बारे में सोचकर अगर हम करेंगे तो वो जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे तरह से हम यूज कर सकते हैं। पांचभौतिक चिकित्सा में अभ्रक भी 3 प्रकार का यूज किया जाता है। एक अभ्रक भस्म जो है वो संतर्पणोत्थ अभ्रक भस्म यूज किया जाता है। एक अभ्रक भस्म है वो अपतर्पणोत्थ अभ्रक भस्म है और एक अभ्रक भस्म जो है वो क्षार मारित या टंकन मारित अभ्रक भस्म है। तो इस तरह से जहां पर यूज अलग है, वहां पर दवाइयां अलग है। भले ही उनका स्वरूप सेम होगा, लेकिन उनके कर्म जो है वो कर्म अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से औषधिकरण में भी पांचभौतिक सिद्धांतों का यूज करके ही दवाइयां बनाई जाती है। और सर, पंचभौतिक चिकित्सा हमने सीख भी ली, समझ भी ली, तो हर व्याधि की चिकित्सा उसके उससे संभव है सर? इससे अब क्या है कि बहुत सी बार हमारे मन में ये डाउट रहता है कि बाबा पांचभौतिक चिकित्सा जो है वो अभी सीखने में, अभी आयुर्वेद सीखने में 5.5 साल चले गए, उसके बाद में भी बाकी का करने में टाइम चला गया, अब ये नया कुछ सीखना है। तो नया इसमें तो कुछ भी नहीं सीखना है। जो सीखना है वो आयुर्वेद को अप्लाई कैसे करना है। देखो, ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों चीजों में एक छोटा सा अंतर है।
ज्ञान मतलब आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको हम ज्ञान बोल सकते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन का यूज करना इसको हम विज्ञान कहेंगे। तो आयुर्वेद का पढ़ाई होना ये बात अलग है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन होना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिर में तो हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, उसको या तो स्वस्थ रखना है या बीमार है तो उसको ठीक करना है। ये चीजें करने के लिए हमें तो विज्ञान ही चाहिए। तो इसीलिए ये जो पांचभौतिक चिकित्सा है, इसके सिद्धांतों को, इसकी चीजों को, इसके बारीकियों को अगर हम समझेंगे तो हम कोई भी व्याधि ट्रीट कर सकते हैं। अब कोई भी मतलब क्या? कोई भी मतलब कोई भी, क्योंकि हमें एक सूत्र मिलता है कि जिसमें बोला गया है कि आपको अगर किसी व्याधि का नाम नहीं पता है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने बोला ही है, नहीं सर्व विकारानाम नाम तो अस्ति ध्रुव स्थिति। सभी व्याधियों के नाम हमें मिलेंगे या फिर हम उनका नामकरण कर पाएंगे ये जरूरी नहीं है। उसके पीछे संप्राप्ति क्या है, संप्राप्ति के घटक कौन से हैं और संप्राप्ति का भंग कैसे हो सकता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी व्याधि को अगर हम पांचभौतिक तरीके से समझ लेंगे, उनका स्पष्टीकरण पांचभौतिक के रूप में ले लेंगे, उसकी प्रकृति कौन सी है वो देख लेंगे, और उसके अनुसार दवाइयों में से क्षारीय, अम्ल या मधुर ऐसी कौन सी दवाइयां यूज करनी है वो अगर हम देख लेंगे तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। वैसे भी पांचभौतिक चिकित्सा के जो प्रवर्तक थे उन्होंने अपने आखिरी समय में वो सारी चीजें यूज करते 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 20 औषधियों के ऊपर उनका लिस्ट आके खत्म हो गया था। मतलब उनके क्लिनिक में सिर्फ वो 20 औषधियां ही होती थी जिनसे वो उनके पास आने वाले हर पेशेंट को हर तरह से इलाज कर पाते थे। तो 20 औषधियों को अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो 20 औषधियों को लेकर तो हम किसी भी क्लिनिक में जाके हमारा ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं और इसको आसानी से हम संभव बना सकते हैं। हम्म हम्म। सर, साथ ही में अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो व्याधि का निदान पंचभौतिक सिद्धांतों के आधारित कैसे कर सकते हैं, डायग्नोसिस उसका? हाँ, अब यहाँ पर हम्म एक है कि हमने जो बोला था ना, भरण, पोषण और उत्सर्जन, तो ये हम्म 3 कर्म जो है ना, इन 3 कर्मों को या फिर यकृत, प्लीहा और मूत्रपिंड, इन 3 अवयवों को दातार शास्त्री जी ने अग्नि संस्था बोला है। अब ये अग्नि संस्था मतलब क्या? देखो, शरीर में अग्नि है तो सब कुछ है, अग्नि नहीं तो शांते अग्नौ म्रियते, मृत समान है। तो इसीलिए जो भी चिकित्सा करनी है वो चिकित्सा हमें अग्नि के ऊपर करनी है। अब ये अग्नि की चिकित्सा करनी है तो यकृत, प्लीहा और मूत्रपिंड, इनका एग्जामिनेशन करना जरूरी है। अब बहुत सी बार होता क्या है कि पेशेंट हमारे पास एलोपैथी में अगर कोई ट्रीटमेंट लेता है तो वो उसका रिपोर्ट लेके आ जाता है कि मुझ में ये कम है, ये ज्यादा है, ये बढ़ा हुआ है, ये डिरेंज्ड है, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। ट्रीटमेंट के बाद वो फिर से रिपोर्ट निकलवाता है तो रिपोर्ट में चेंजेस उसको मिलते हैं। अब आयुर्वेद में ऐसा तो कुछ होता नहीं है। वैसे हमारी परीक्षाएं बोली है, नाड़ी परीक्षा है, मल परीक्षा है, मूत्र परीक्षा है, शब्द स्पर्श, ये सारी परीक्षाएं तो है, लेकिन इन परीक्षाओं का उपयोग करके अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करना ये बहुत सी बार डिफिकल्ट जाता है। अब यहाँ पर पांचभौतिक चिकित्सा में उन्होंने एक आसान पद्धति निकाली है जिसको हम कहते हैं उदर परीक्षण। अब ये उदर परीक्षण जो है इसमें हमें क्या करना है, भरण, पोषण और उत्सर्जन, इन 3 कर्म करने वाले जो 3 अवयव है उनको एग्जामिन करना है। अब एग्जामिन करना है मतलब किस तरह से एग्जामिन करना है? तो एक तो हमें उनका स्पर्शा सहत्व या पीड़ना सहत्व देखना है। तो यकृत और प्लीहा, इनके लिए हमें जो उनकी नॉर्मल साइट है, मॉडर्न में जैसे हम पाल्पेट करते हैं उनको हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में, वहां पर ही उसी तरह से पाल्पेट करना है। अब अगर पाल्पेशन करते समय वहां पर टच करने के बाद, पीड़न करने के बाद पेशेंट अगर बोल रहा है कि मुझे यहाँ पर दर्द ज्यादा हो रहा है, उसका मतलब ही है कि वो अवयव जो है उसकी कार्य क्षमता जो है उसमें कुछ ना कुछ तो बिगाड़ हुआ है। अगर ये चीज बिगड़ी हुई है तो उसको हमें ठीक करना है। तो हमें यकृत और प्लीहा इसके बारे में वहां पर पता चल जाता है। तीसरा ऑर्गन जो वृक्क है उसके एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने बोला है कि नाभि के सराउंडिंग में
आपको वहां पर प्रेस करके देखना है। अगर वो प्रेस करने के बाद पेशेंट को अगर पेन होता है, तो इसका मतलब ही नाभि के पीछे जो मूत्रपिंड है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम मॉडर्न के रिपोर्ट में आती है कि नहीं आती है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम चिकित्सा जो कर रहे हैं वो आयुर्वेद के सिद्धांतों के हिसाब से कर रहे हैं। आज अगर पेशेंट को पेन हो रहा है और उसमें कोई सोनोग्राफी में कोई डिफेक्ट नहीं मिल रहा है, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ क्या करना है कि वहां पर पीड़ना सहत्व है या स्पर्शना सहत्व है, वो आपके केस पेपर में मेंशन करके रखना है। उन 3 अवयवों को ठीक करने के लिए जैसे ही आप ट्रीटमेंट दोगे और 7 दिन के बाद अगर आप फिर से उसे बुलाओगे, तो 7 दिन के बाद उसी तरह से फिर से एग्जामिनेशन करना है। अगर वो पेशेंट का पेन कम हो गया है, मतलब ही उसके शरीर में हमने जो करने के लिए दवाइयां दी थी, उन दवाइयों का काम हो गया है। अब ये हमारे लिए क्या हो गया कि हम सही ट्रैक पर है, इसी को कंटिन्यू करना है या कहीं पर रुकना है, कुछ चेंज करना है, इसका एक पैरामीटर मिल जाता है। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा में होता क्या है, हम कर तो रहे हैं, लेकिन हम सही है या गलत है, इसका कोई निदान करने के लिए कोई चीज हमें पैरामीटर के फॉर्म में नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो आसानी से हो सकती है, और कोई भी वैद्य जो है इसको प्रैक्टिस के साथ अपना सकता है। मतलब ये नाड़ी विज्ञान के जैसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये एक आसान पद्धति है। अब इसके साथ में एक और परीक्षा आती है, उसको हम कहते हैं नाद परीक्षा। अब ये नाद परीक्षा जो है, इसमें क्या है, नाद मतलब शब्द। तो शब्द से हम क्या जानते हैं, आकाश महाभूत को शब्द से हम पहचानते हैं। अब ये नाद परीक्षा जो है वो यकृत और प्लीहा, इनकी जगह जहां पर है, वहां पर रिब्स पर जैसे हम परकशन करते हैं, एब्डोमेन के ऊपर परकशन करते हैं, उसी तरह से ये एक प्रकार का परकशन है। अब परकशन करने के बाद हमें कुछ नोट्स सुनाई देते हैं या नाद सुनाई देते हैं। अब ये नाद जो है, देखो यकृत और प्लीहा ये रक्तवाह स्रोतस का मूल स्थान है। अगर स्रोतस का मूल स्थान है या स्रोतस है, स्रोतस मतलब ही ख, ख मतलब आकाश, तो उनके अंदर अवकाश होना चाहिए। अगर ये अवकाश होना चाहिए, तो अवकाश या तो नॉर्मल हो सकता है, या तो बढ़ा हुआ हो सकता है, या फिर कम हुआ हो सकता है। तो हमारे पास 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो परकशन के बाद अगर नॉर्मल साउंड आ रहा है, जैसे एक ऑर्गन का खाली होने के बाद जैसे साउंड आता है वैसे साउंड आता है, तो वो ऑर्गन नॉर्मल है। अगर उसमें घनता प्रधान साउंड आ रहे हैं, तो इसका मतलब ही उसमें घनता बढ़ गई है। और अगर नॉर्मल से भी ज्यादा रेजोनेंट नोट्स उसमें आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें आकाश बढ़ा हुआ है। अब हमारे पास 2 कंडीशंस आ गई, या तो अवकाश घटा है या तो अवकाश बढ़ा है। अवकाश अगर बढ़ गया है, यानी कि आकाश और वायु महाभूत वहां पर बिगड़े हुए हैं, तो वहां पर हमें ब्रूहण की जरूरत है, यानी पृथ्वी और जल प्रधान द्रव्य देने जरूरी है। अगर वहां पर घनता प्रधान आवाज आ रही है, तो इसी का मतलब है कि वहां पर पृथ्वी और जल महाभूत जो है वो बढ़ गए हैं, तो उनको हमें लेखन करके निकालना पड़ेगा और फिर से अवकाश प्रस्थापित करना पड़ेगा। अगर अवकाश नॉर्मल है, तो फिर डिफेक्ट ने उस ऑर्गन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं किया है। व्याधि तो हो सकता है, लेकिन वो अवयव अभी भी उतना ही कार्यक्षम है और उसने बहुत ज्यादा उसको अफेक्ट नहीं किया है। तो इस तरह से नाद परीक्षा करके हम पहचान सकते हैं कि कौन सा अवयव कौन सी प्रक्रिया शरीर में बिगड़ी हुई है, और उसकी दवाई देने से अपने आप ही उसका 50 to 60% व्याधि ठीक हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा, तो उसको हम नाद भी सुना सकते हैं, क्योंकि ये तो नाद पेशेंट को भी सुनाई देते हैं। तो पेशेंट खुद बोलता है कि लास्ट टाइम जो था वो टिम टिम आवाज आ रहा था, खाली खाली आवाज आ रहा था, अभी मेरा साउंड जो है वो साउंड अभी नॉर्मल आ रहा है, भरा हुआ आ रहा है, और मेरे सिम्टम्स भी कम हो गए हैं। तो इसीलिए डॉक्टर साहब आपने जो दवाइयां दी थी वो सही है। तो ये पेशेंट को भी एक रिपोर्टिंग मिल जाता है, वो खुद बोलता है कि हाँ मुझे डिफरेंस सुनाई दे रहा है। तो इस तरह से हम रुग्ण की परीक्षा जो है वो आयुर्वेद में या फिर पांचभौतिक चिकित्सा की पद्धति से हम कर सकते हैं।
ओके सर, ये सिद्धार्थ वर्मा जी का सवाल है कि 20 औषधि आपने बताई थी ना लिस्ट, हाँ तो उसका हाँ लिस्ट कहाँ से प्राप्त हो सकता है? हाँ, वो लिस्ट जो है वो इसके बाद में मैं एक पोस्ट में वो 20 औषधियों के नाम जो है वो वहां पर लिखकर पोस्ट कर दूंगा। और केडी भाई का भी सवाल है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि डिसीज वाइज मेडिसिन देकर उसमें हम क्षारता और अम्लता और माधुर्यता देखें। हाँ, डिसीज के हिसाब से हम देख सकते हैं, और डिसीज के साथ में हमें रुग्ण की भी देखनी है। क्योंकि क्या है, बहुत सी बार होता क्या है, देखो ये जो दातार शास्त्री है उनके साथ भी ऐसा हुआ था। जब वो चिकित्सा कर रहे थे तो एक पेशेंट में उनको पित्त प्रधानता के लक्षण दिखाई दे रहे थे। अब उस पेशेंट में उन्होंने लघु सूतशेखर, जो हम पित्त की दवाइयां यूज करते हैं, तो उसका यूज किया। और बहुत सी बार होता यह है कि लघु सूतशेखर देने के बाद पित्त के जो व्याधियां हैं उनमें उपशय मिल जाता है। अब एक पेशेंट ऐसा था कि उसमें लघु सूतशेखर देने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। अब दवाइयां सही है, डायग्नोसिस सही है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर दवाई काम क्यों नहीं कर रही है? तो इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा सोचा, तो उनको समझ में आ गया कि वो पेशेंट या रुग्ण जो था वो क्षार प्रकृति वाला था। अब क्षार प्रकृति वाला रुग्ण है तो उसमें क्षार प्रधान दवाइयां देने के कारण क्या हो रहा था, उसके सिम्टम्स कम नहीं हो रहे थे, या फिर कभी कभी उसको तकलीफ भी बढ़ रही थी। अब हमें क्या करना था, हमें सिर्फ इतना करना था कि लघु सूतशेखर जो है उसकी जगह पर, उसकी क्षार प्रकृति है तो अम्ल प्रकृति प्रधान, तो लघु सूतशेखर के समान ही एक योग आता है पांचभौतिक चिकित्सा में जिसको बोला जाता है रजनी योग। तो लघु सूतशेखर में जो शुंठी है, तो शुंठी पाचन का काम करती है, इसीलिए वो लघु सूतशेखर क्षार धर्मी दवाई है। तो शुंठी की जगह पर सिर्फ चेंज किया और हरिद्रा उसमें ऐड किया, तो शुंठी को रिप्लेस कर दिया हरिद्रा से। अब दोनों भी जो है वो भूमि के नीचे उगने वाले हैं, तो इसलिए उनके पार्थिव गुण जो थे वो सेम ही थे, लेकिन एक क्षार प्रधान था, एक अम्ल प्रधान था। अब ये जो रजनी योग है, ये रजनी योग देते ही तुरंत व्याधि जो है वो कंट्रोल में भी आ गया और ठीक भी हो गया। तो इसीलिए हमेशा हमें क्या करना है, व्याधि के साथ में रुग्ण की प्रकृति, भरण पोषण उत्सर्जन, इसमें से क्या बिगड़ा है उसको भी देखकर हमें हमेशा दवाइयों का निर्धारण करना है। ओके सर। सर मेरा अगला सवाल है कि हिस्ट्री ट्रैकिंग चिकित्सा में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो बराबर। पंचभौतिक चिकित्सा अगर हमें करनी हो तो हिस्ट्री ट्रैकिंग के अंदर कौन सा चीजों को हमें जरूरी पूछना चाहिए, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है अंदर? हाँ, देखो, अगर पांचभौतिक चिकित्सा करनी है तो जनरल जो हिस्ट्री टेकिंग हम आयुर्वेद में करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, पेशेंट का बर्थ मंथ भी चाहिए ना, उसके साथ ही हम उसकी प्रकृति निकालेंगे। तो इसीलिए बहुत सी बार होता क्या है कि हम उसकी बर्थ डेट अगर नहीं पूछते हैं तो भी हमें लगता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पांचभौतिक चिकित्सा में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो इसीलिए उसका जन्म का महीना कौन सा है वो पूछना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा ये है कि पांचभौतिक चिकित्सा में जो चिकन पॉक्स या मिजल्स जो है उसकी हिस्ट्री पूछना, या जॉन्डिस की हिस्ट्री पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये क्या है, तो चिकन पॉक्स या फिर मिजल्स वगैरह ये जो व्याधियां हैं, हमें तो लगता है कि ये बचपन में होने वाली व्याधियां हैं, तो इनका बाद में क्या रिलेशन होगा। देखो, गर्भावस्था में गर्भ जब ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, गर्भ की वृद्धि हो रही है, तो वहां पर भी परिणमन हो रहा है। अब ये परिणमन करने के लिए पित्त की आवश्यकता रहती है, उष्णता की आवश्यकता रहती है, तेज महाभूत की आवश्यकता रहती है। अब ये जो उष्णत्व है वो शरीर को ग्रो करते जाता है, लेकिन जब गर्भ का बर्थ हो जाता है, जन्म हो जाता है, तो यही तेज अंश जो है वो शरीर में कहीं ना कहीं बाकी भी रह जाता है। अब जब ये बाकी रह जाता है तो वो उष्णता जो है वो शरीर को जिंदगी भर तकलीफ दे सकती है। अब ये जो तकलीफ है उसके कारण ही बहुत सी बार व्याधियां होनी शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इस उष्णता को ढूंढकर या फिर उष्णता को कम करना जरूरी है। अगर वो नहीं किया तो चिकित्सा में एक लेवल के बाद में सफलता मिलनी बंद हो जाती है। आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा कि पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन एक जगह पर जाकर हम अटक जाते हैं,
उसके बाद वही दवाइयाँ, वही पथ्य, वही सब कुछ फॉलो करने के बाद भी रिजल्ट जो है वो उसके आगे बढ़ता नहीं है। अब इसमें रिस्पॉन्सिबल रहता है ये जो तेज महाभूत शरीर में रह गया है, उसके कारण ये सारा होता है। तो आपको क्या करना है, पेशेंट को पूछ लेना है कि पेशेंट को बचपन से लेके अभी तक कभी भी चिकन पॉक्स या मीजल्स या फिर जॉन्डिस ऐसी जो कंडीशन है, कामला हुई है नहीं हुई है, उसके ऊपर डिसाइड करना है कि पेशेंट में प्रॉब्लम्स क्या है क्या नहीं है। अगर वो क्षारीय उष्णता, ये उष्णता जो है वो क्षारीय उष्णता है, अब यह अगर क्षारीय उष्णता उसके शरीर में बची है तो उसको ट्रीट करने के लिए एक परिपाठादि काढ़ा नाम का काढ़ा आता है, वो सांडू का फार्मेसी का मिल जाता है। अब ये जो परिपाठादि काढ़ा है इसका यूज कर सकते हैं, या फिर ये क्षारीय उष्णता है, अब ये क्षारीय उष्णता जो है वो त्वचा से हमेशा बाहर निकलती है, इसीलिए ऐसे पेशेंट्स जो है उनका कपाल प्रदेश या फिर उनकी उंगलियों के नीचे वाला हिस्सा जो है वहां पर डार्क टैनिंग दिखाई देता है, तो इसका मतलब ही वो उष्णता बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे पेशेंट में उस उष्णता को कम करने के बाद अपने आप ही आपकी जो मेडिसिन है वही मेडिसिन बहुत अच्छा फिर से रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हिस्ट्री में वो एक पूछना जरूरी है। तीसरी एक चीज है कि अध्व, अध्व जो है वो शोष के जो 11 अलग अलग प्रकार बताए हैं, तो उन 11 प्रकारों में से एक प्रकार जो है वो अध्व है। अध्व मतलब क्या, मार्गक्रमण करना, तो ज्यादा चलना, ज्यादा दौड़ना, ज्यादा भागना या फिर ज्यादा स्पीड से जाना, गति से जाना, ये जो चीजें हैं इनका परिणाम हमारे शरीर के रक्त धातु के ऊपर होता है। जैसे मान लो कि हम किसी बस में बैठे हैं और बस जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड से जा रही है। अब बस का ही स्पीड हमारा स्पीड है, लेकिन जैसे ही कहीं पर अवरोध हो जाता है या फिर ब्रेक मारा जाता है तो हम अंदर के जो लोग हैं वो यहाँ वहां एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। अब मान लो यही चीज हमारे साथ भी होती है, क्योंकि आज के जमाने में हम सब ट्रैवलिंग करते हैं तो किसी भी किसी तेज गति वाले वाहन से करते हैं। अब वो वाहन में बैठ के 70, 80, 100 के स्पीड से अगर हम जा रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ जो रक्त है उसके ऊपर भी तो इसका इम्पैक्ट होता होगा। तो उसके कार्य करने में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स जो है वो ट्रैवलिंग करने वाले पेशेंट्स में भी दिखते हैं। और ये जो ट्रैवलिंग करने वाले पेशेंट्स है उसमें रक्त में ये जो सारा अधिक भार आ जाता है वो सारा प्लीहा में जमा होना शुरू हो जाता है, और उनकी प्लीहा का अगर हम स्पर्शन करेंगे तो उसमें उनको पेन महसूस होता है, तो उसकी चिकित्सा करेंगे तो ही वो पेशेंट को आगे की दवाइयां जो है उनमें उनको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। आजकल फीमेल्स जो आती हैं, अगर मान लो 45 के बाद वाली फीमेल्स आती हैं तो उनमें भी उनके पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो रहते हैं, तो उनकी हिस्ट्री लेनी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दवाइयों का यूज हम जैसे करने वाले हैं उसके हिसाब से उसकी हिस्ट्री लेना हमारे लिए जरूरी होता है। तो ये पॉइंट्स भी कंसिडर करने हैं हमारे रेगुलर हिस्ट्री के साथ में। सर, वैष्णवी जी का सवाल है कि मेडिसिन बनाने के बाद उनको 6 मंथ वैसे ही रखना है और फिर उसके बाद यूज करना जरूरी है, ऐसा हाँ है? बराबर। देख, हाँ। ये जो है ये चीज क्यों करनी जरूरी है, क्योंकि दवाइयां जब हम बनाते हैं तो दवाइयों का भी एक दूसरे के साथ में संस्कार होना जरूरी है। जैसे मान लो कि हम पहले पहले जब एडमिशन होता है फर्स्ट ईयर में और हम क्लास में जाके बैठते हैं तो तुरंत हम हंगामा करना नहीं शुरू करते हैं, हम चुपचाप बैठते हैं जब तक हमारी किसी के साथ दोस्ती नहीं होती है, किसी के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप नहीं होते हैं। जैसे ही रिलेशन डेवलप हो जाते हैं तब हम एक यूनिट के जैसे काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर दवाइयों का भी वैसे ही है, संस्कारो ही गुणांतराधानम, तो संस्कार तो होना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तो इसीलिए दातार शास्त्री ऐसे कहते थे कि कोई भी दवाई बनाने के बाद उसका एक दूसरे के साथ संस्कार होने के लिए 6 महीने तक वो दवाई को वैसे ही रहने देना है और 6 महीने के बाद ही उसको यूज में लाएंगे। देखो पांचभौतिक चिकित्सा में जो दवाइयों का डोज है ना, वो डोज मतलब हम सोच नहीं सकते हैं कि 50 मिलीग्राम 60 मिलीग्राम गोक्षुरादि गुगुल भी
वो 500 मिलीग्राम का मार्केट का गोक्षुरादि गुग्गुल है, उसकी दो दो टैबलेट लेकर जो रिजल्ट आता है, उतना रिजल्ट वो 50 मिलीग्राम गोक्षुरादि गुग्गुल का पाउडर देता है। अब ये पोटेंसी कहाँ से आई? तो एक तो वैद्य ने खुद बनाया है, तो उसकी वैद्य की जो पॉजिटिविटी है वो दवाइयों में आ जाती है। वो अपने रुग्ण को दे रहा है, तो वो पॉजिटिविटी फिर से आ जाती है। और ये 6 माह का जो संस्कार है, वो संस्कार उसमें और ज्यादा पॉजिटिविटी लाता है। इसीलिए वो दवाइयां जो है वो इजीली काम करना शुरू कर देती है। सर, केडी भाई का भी सवाल है कि उत्सर्जन में सिर्फ वृक्क ही देखना है कि मलाशय भी? हाँ, अब इसमें क्या है कि हमारे शरीर का जो स्थूल पुरुष है या फिर स्थूल मल जो है, घन मल जो है, वो पक्वाशय से बाहर जाता है। वो पक्वाशय से जो बाहर जाता है, उसके लिए हम अपान कक्षा चेक करते हैं। यानी कि क्या, नाभि के आसमंत में जब हम चेक करते हैं, तो देखो नाभि के आसमंत के आजू बाजू में ही वहां पर एक तरफ राइट साइड में उंडुक है, और लेफ्ट साइड जो है उसमें वो सिग्मोइड कोलोन वाला लास्ट का पक्वाशय का पार्ट आता है। तो उसी को अगर हम फ्लैंक्स में भी चेक करेंगे, जिसको हम अपान कक्षा कहते हैं, तो उसको चेक करने के बाद आपको स्थूल मल के बारे में वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नाभि के पास चेक करने के बाद वृक्क के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो कहीं पर भी पेन है, इसका मतलब उत्सर्जन में प्रॉब्लम है। तो जैसे ही आप दवाइयां देते हो, जैसे गोक्षुरादि गुग्गुल है, तो गोक्षुरादि गुग्गुल जो है वो इस तरह से बनाया गया है कि वो अपान को ठीक करता है। अब अपान को ठीक करेगा, तो अपान के कार्य में ही पुरुष का निष्क्रमण भी उसी के अंडर आता है, मूत्र का निष्क्रमण भी उसी के अंडर आता है। तो जैसे ही अपान ठीक हो जाता है, वैसे ही ये मूत्र और पुरुष से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। हम्म। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि हिस्ट्री टेकिंग में हम मल मल भी पूछते हैं, मल की हिस्ट्री पूछते हैं। तो मान लीजिए सर, पेशेंट हमारे पास मलबस्टन का आता है, कॉन्स्टिपेशन का, तो पशु भौतिक चिकित्सा के हिसाब से हम कैसे सोचना चाहिए, किस तरीके से उसको टेकल करना चाहिए सर? ओके, देखो अभी क्या है कि मलाव स्तंभ जो है, तो बहुत सी बार क्लिनिक में ऐसे होता है कि हमारे पास वार्धक्य जन्य जो मलाव स्तंभ है, उसके बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। मतलब क्या है कि देखो, वार्धक्य के कारण जो है वो पेशेंट में गांठें बनना मल की शुरू हो जाती है। उनका मल जो है वो बहुत ही ज्यादा शुष्क रहता है, ड्राई रहता है, और उसी के कारण जो है उनको मल प्रवृत्ति करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। अब उनमें हुआ क्या है, उनमें आंत्र जो है उनका, वो आंत्र एक तो वात का प्राबल्य वाला समय है वार्धक्य, तो उसमें क्या होता है, वात के प्राबल्य के कारण उसमें ऑलरेडी रुक्षता है। अब यही रुक्षता और शुष्कता जो है वो मल से भी द्रवांश का शोषण कर लेती है, और आंत्र रुखे हो जाते हैं। अब ये आंत्र रुखे होने के कारण वहां पर मल जो है वो एक ही जगह पर बंधा हुआ रह जाता है, और बाहर आने में बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। तो उसके लिए एक सिंपल योग यूज किया जाता है, जिसका नाम है अनुलोमन तेल। अब ये जो अनुलोमन तेल है, इसमें क्या क्या है, तो कंटेंट भी इसके बहुत सिंपल है। इसमें जो तेल यूज किया है वो मूंगफली का तेल यूज किया है। अब मूंगफली का क्यों? क्योंकि देखो मूंगफली जो है, एक तो ब्रूहण करती है, दूसरा उसकी उत्पत्ति जो है वो जमीन के नीचे होती है। अब जमीन के नीचे उत्पत्ति होती है, मतलब ही वो पृथ्वी महाभूत प्रधान है, तो इसका गुणधर्म ही अधोगामी है, नीचे की तरफ जाने वाला उसका गुणधर्म है। अब वो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। अब तेल है तो वात का शमन करेगा, शुष्कता का शमन करेगा, रुक्षता का शमन करेगा। दूसरा इसका कंटेंट है चिंचा। अब चिंचा या अम्लिका जो है वो खुद अम्ल धर्मी है, अम्ल गुणात्मक है। तो अम्ल रस जो है, अम्ल रस का एक गुण बताया है, अम्लो भेदनहा। भेदन कर्म जहां पर करना है, वो भेदन कर्म अम्लता करती है। अब यहाँ पर मल की गांठें बनी है, तो उनको छुड़ाना भी तो जरूरी है, उनका भेदन करना जरूरी है। तो ये भेदन करने का काम जो है वो कौन करेगा, तो ये अम्ल रस करेगा। तीसरा इसका कंटेंट है सैंधव। अब सैंधव जो है वो अभिसंधि गुणात्मक रहता है। अगर नमक को कुछ देर तक हम ऐसे ही छोड़ देंगे, तो नमक पानी छोड़ना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर आंत्र
में भी क्या करना है, जो मल की गांठें हैं उनको अगर आंत्र से छुड़ाना है तो वहां पर भी अभिष्यंद की जरूरत है। तो वो अभिष्यंद लाने का काम जो है वो सैंधव करेगा। तो ये अनुलोमन तेल जो है उसको खाने से पहले पेशेंट को लेने के लिए बोल देना है। अब इसका कोई टेस्ट नहीं आता है, वो नॉर्मल तेल के जैसे लगता है। जैसे हम हिंगवाष्टक चूर्ण बोलते हैं ना, कि चावल के पहले निवाले में घृत के साथ मिक्स करके खाना है, उसी तरह से आप चावल के पहले निवाले में ये अनुलोमन तेल मिक्स करके पहले वो निवाला खाने के लिए बोल सकते हो। अगर पेशेंट बोलता है कि चावल के साथ तेल खाना उसको ठीक नहीं लग रहा है, तो वो रोटी वगैरह जो भी खा रहा है वो रोटी को वो तेल लगा के वो रोटी को पहले खा ले और फिर खा के का खाना खा ले। अब ये जैसे ही वो करेगा उसको 15 दिन के अंदर ही उसके आंत्र में जो रुक्षता शुष्कता थी वो ठीक होने लगती है। मल जो है वो मल छूटने लगता है और उसकी मल प्रवृत्ति जो पहले नहीं थी वो मल प्रवृत्ति प्राकृत होनी शुरू हो जाती है। अब इसमें हमने आंत्र में कोई भी धक्का मारने वाला द्रव्य नहीं दिया है जो मल को पीछे से धक्का मारे। हमने क्या किया, आंत्र में जो संप्राप्ति बनी हुई थी उस संप्राप्ति का विघटन किया, और संप्राप्ति का विघटन होने के बाद वो पेशेंट जो है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो इसीलिए मलावष्टंभ जब भी कभी होता है और उसमें रुक्षता और शुष्कता प्राधान्य है, तो ऐसे पेशेंट्स में ये अनुलोमन तेल का यूज करना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। जी सर। सर साथ में मान लीजिए कि कॉम्प्लिकेटेड लंग डिसीज के पेशेंट हो, श्वसन विकार हो, काश इत्यादि हो सर, तो उसको पंचभौतिक चिकित्सा को कैसे अप्लाई करें उस पेशेंट के अंदर? बराबर। अब देखो, फुफ्फुस जो है उनमें जो उत्पत्ति, फुफ्फुस की जो उत्पत्ति है तो वो उत्पत्ति बोली है शोणित फेन प्रभवा। अब शोणित फेन, रक्त के फेन से उसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि रक्त जो है वही सारे अवयवों का आधार है। अब यही रक्त के फेन से फुफ्फुस उत्पन्न हुए हैं। रक्त में अगर उष्णत्व है तो वो उष्णत्व फुफ्फुस में भी आएगा। रक्त में अगर शीतत्व है, द्रवत्व ज्यादा है, तो वही द्रवत्व जो है वो फुफ्फुस में आ जाएगा। अब बहुत सी बार होता क्या है, स कफ कास वाले जो पेशेंट्स है उनमें हम ठीक करने के लिए ट्राई तो करते हैं, लेकिन बहुत सी बार उसमें रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। पेशेंट बोलता है कि इससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट जो है वो मॉडर्न के मेडिसिन लेने के बाद उनको मिलते हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि वो दवाइयां उनको बार बार लेनी पड़ती है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उस संप्राप्ति का विघटन करना है तो पांचभौतिक चिकित्सा में एक कल्प यूज होता है जिसको नागरादि कल्प बोला जाता है। अब ये नागरादि कल्प जो है इसमें सिर्फ 4 कंटेंट है, नागरम पौष्करम मूलम गुडुचि कंटकारिका। और इसका रेफरेंस जो है वो वाग्भट के ज्वर चिकित्सा के वातश्लेष्मज ज्वर जो है उसमें आया है। अब ये वातश्लेष्मज ज्वर का कल्प जो है उसमें ये 4 कंटेंट जो है, ये 4 कंटेंट को यूज करके उसका एक अरिष्ट बनाया जाता है जिसको नागरादि अरिष्ट भी कहा जा सकता है। अब ये जो अरिष्ट है, तो अरिष्ट कल्पनाएं क्या है, अरिष्ट कल्पनाएं जो है उसमें तेज तत्व जो है वो मेंटेन रहता है। वो भले ही कल्पना जो है वो द्रव प्रधान है, लेकिन उसमें तेज महाभूत का भी अंतर्भाव रहता है। अब हमें क्या करना है, स कफ जो अवस्था है उस अवस्था को ठीक करना है। तो उसको ठीक करने के लिए ये तेज महाभूत प्रधान जो कल्पना है वो हमें देनी है। अब इस कल्पना में आप महाभूत भी है, तो आप महाभूत क्या करता है, कफ को छुड़ाने के लिए कफ को द्रवता लाना भी जरूरी है। तो वो द्रवता लाने के लिए जैसे वमन करते हैं, तो वमन करते समय अगर किसी को वमन नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, आकंठ पान करने के लिए कुछ ना कुछ द्रव देते हैं। अब वो द्रव के साथ कफ मिक्स हो जाता है और फिर उसको निकालना आसान हो जाता है। उसी तरह से जो हमारे फुफ्फुस है उसमें ये आप महाभूत प्रधान कल्प जो है वो वहां का आप तत्व बढ़ाता है, जो कफ का विलयन करना, कफ को छुड़ाने का काम आसानी से करता है। और इसमें जो बाकी के द्रव्य हैं वो वहां पर लेखन करके उसको निकालने का काम करते हैं। तो किसी भी स कफ कास श्वास पार्श्वार्थी ये वाला जो पेशेंट है, क्योंकि श्लोक में भी आया है, वो जो श्लोक है उसमें स कास श्वास पार्श्वार्थी वात श्लेष्मोत्तरे ज्वरे ऐसा श्लोक में आया है।
तो ऐसे पेशेंट्स में हम अगर इस कल्प का यूज करते हैं तो मॉडर्न के मेडिसिन के जैसे, जो पेशेंट चाहता है ना कि तुरंत मुझे रिजल्ट मिले, तो उस तरह से तुरंत इसमें रिजल्ट जो है वो आसानी से मिल सकते हैं। तो उसका यूज भी पांचभौतिक के हिसाब से होता है। सर, ध्रुव जी का सवाल है कि ऑयल कौन सी ब्रांड का यूज करना चाहिए, अच्छा कौन सा है? आपने जो ऑयल बताया ना। देखो, आप आपके लोकल मार्केट में जो सबसे अच्छा आपको ऑथेंटिक मिल सकता है वो ऑयल, मतलब ये खाने के लिए पूछ रहे हैं कि अनुलोमन तेल के लिए पूछ रहे हैं? अनुलोमन अनुलोमन तेल का बारे में। अनुलोमन तेल के लिए देखो, मूंगफली का तेल यूज करना है वो तो सबसे अच्छा है, लेकिन वो तेल कौन से ब्रांड का, वो आपका ऑथेंटिक जो सोर्स होगा आपके लोकल एरिया में, वहां से यूज करना सबसे आसान होगा। और केडी भाई का एक और सवाल है कि अगर कोई पेशेंट आया जिसमें दो तीन कंप्लेंट्स हो, जो हम्म, एक दूसरे से अलग हो, और अम्लता और माधुर्यता दोनों है, तो उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करें? हाँ, अब इसके लिए आयुर्वेद में हमें बताया गया है कि कोई हम्म। व्याधि जो है वो प्रधान रहता है और कोई व्याधि जो है वो उपद्रव स्वरूप होता है। तो आपको उसकी प्रकृति और उसकी जो व्याधियों की कंडीशंस है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि इसमें से प्रधान व्याधि कौन सा है और उसके ऊपर डिपेंड होने वाला उपद्रव स्वरूप होने वाला व्याधि कौन सा है। तो जैसे ही वो पता चल जाएगा, जैसे मान लो कि मुझे दौर्बल्य है, लेकिन मेरा दौर्बल्य जो है वो मुझे जो 2 दिन से अतिसार शुरू है, तो अतिसार के कारण मुझे दौर्बल्य आया है। अब मुझे चिकित्सा किसकी करनी चाहिए? अगर दौर्बल्य की चिकित्सा करनी है तो मुझे मधुरता प्रधान द्रव्य देने चाहिए, लेकिन मुझे दौर्बल्य जो आया है वो अतिसार के कारण आया है। तो अतिसार में तो अग्निमांद्य हुआ है, और दौर्बल्य जो है वो बहु द्रव जो है वो बाहर जाने के कारण आया है। तो मुझे चिकित्सा अतिसार की करनी है। अतिसार अगर ठीक हो गया तो अपने आप अतिसार का वेग रुक जाएगा, द्रव जो बाहर जा रहा है वो रुक जाएगा, और अपने आप ही मेरा दौर्बल्य जो है वो ठीक हो जाएगा। तो दौर्बल्य की चिकित्सा भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इसीलिए प्रधान व्याधि और उपद्रव स्वरूप व्याधि, इनको हम थोड़ा सा अपनी तर्क विवेक बुद्धि से अगर देखेंगे तो उससे हमें पता चल सकता है। जी सर। सर, मेरा अगला सवाल है कि हमारा एक नटखट ऑर्गन, हृदय, हम्म, अगर रुद्र रोग के पेशेंट है, कॉम्प्लिकेटेड रुद्र रोग भी है, तो उसमें हम पच्च भौतिक चिकित्सा कैसे अप्लाई करें सर? देखो, हृदरोग के जो पेशेंट्स है, मैक्सिमम टाइम्स जब भी कभी इमरजेंसीज आती है तो ये सारे पेशेंट्स जो है वो सारे पेशेंट्स एलोपैथी के हॉस्पिटल की तरफ ही जाते हैं। कोई भी इमरजेंसी में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आने के चांसेस बहुत रेयर है, या फिर उनका एस्टेब्लिशमेंट वैसा होना चाहिए, उनका उतना विश्वास होना चाहिए तो ही वो आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास आते हैं। लेकिन उनकी वहां पर चिकित्सा होने के बाद उनका हृदय का जो दौर्बल्य है उसको भी तो ठीक करना जरूरी है। क्योंकि देखो, हृदय को एक बार उन्होंने ट्रीटमेंट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर उनको फिर से हृदरोग नहीं हो सकता है। या फिर किसी रुग्ण में अगर पहले से ही पता है कि इसको हृदरोग हो सकता है तो उसका प्रिवेंशन करना जरूरी है। हृदरोग जब भी कभी होता है तो उसमें एक मेन रीजन रहता है वायु की गति का वैषम्य होना। क्योंकि देखो, हृदय जो है वो व्यान वायु का स्थान है, साधक पित्त का स्थान है, ओज का स्थान है, रस का स्थान है, श्लेष्मा का स्थान है। तो इतनी सारी चीजें अगर हृदय के साथ जुड़ी हुई है तो फिर, और वो एक खुद एक मर्म स्थान है, तो इसीलिए ये चीजें जो है वो हमें सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है। अब ये जो चीजें ध्यान में रखनी है हमें, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हृदय की उत्पत्ति देखनी है। हृदय की उत्पत्ति जो है वो शोणित और कफ के प्रसाद भाग से होती है। और प्रसाद भाग से उत्पत्ति होती है, यानी कि आपका रक्त जितना अच्छा होगा, आपका कफ जितना अच्छा होगा, उतना ही आपका हृदय जो है। फिर से सर, नमस्ते सर। नमस्ते। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही हाँ है? सर, आ रही है। आपका वीडियो मुझे नहीं दिख रहा है, आपको लेकिन दोनों दिख रहे हैं ना वीडियोस? हाँ सर, आप तो क्लियर दिख रहे हैं सर। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, कंटिन्यू कर दीजिए ओके ओके। सर। हाँ, हाँ, हम रुद्र। चर्चा कर रहे थे, हृदरोग के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हृदरोग जो है वो अगर हृदय ठीक रहना है तो उसकी उत्पत्ति जिन दो घटकों से हुई है, तो शोणित और कफ,
ये जितने प्रसादभूत रहेंगे, जितने अच्छी तरह से रहेंगे, उतना ही अच्छी तरह से जो है वो हृदय बनता रहेगा, और हृदय के कारण जो है वो चीजें सभी तरह से ठीक से होती रहेंगी। अब ये जो सारा चीज है उसको समझने के लिए हमें और एक चीज जरूरी है कि हृदय में गति वैषम्य के कारण व्याधियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब ये जो गति वैषम्य है, वो गति वैषम्य आता कहाँ से है? तो गति वाला गति वैषम्य है, तो वो गति वैषम्य को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वायु की उत्पत्ति जो है, यानी कि क्या मलाव स्तंभ कहीं पर है क्या, मूत्र में कहीं अवरोध है क्या, अपान कक्षा में कहीं प्रॉब्लम है क्या, वो सबसे पहले ढूंढना है। क्योंकि अपान ही जब भी कभी विकृत हो जाता है, तभी वो अपने आप ही ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है। और जैसे ही वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है, तो वो ऊपर के सारे वायुओं की गतियों को बिगाड़ देता है। तो हृदरोग की चिकित्सा करने से पहले हमें उस पेशेंट के अपान वायु को ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब एक बार अपान वायु ठीक हो गया, तो बाकी बचे हुए जो धातुएं हैं, या फिर भरण पोषण उत्सर्जन, इनमें से क्या बिगड़ा है उसको हमें ठीक करना है। वो जैसे ही ठीक हो जाएगा, तो 70-80% आपके बॉडी के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। हृदय के ऊपर उसका प्रेशर बहुत से कम आता है, और जितना कम प्रेशर आएगा उतना ही वो इफिशिएंटली अपने आप काम करना शुरू कर देता है। अब इसके लिए कुछ कल्प भी यूज किए जाते हैं। जैसे मान लो कि किसी को मेंटल स्ट्रेस है, तो मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी हृदरोग हो सकता है, क्योंकि साधक पित्त का स्थान भी तो वही है। तो मेंटल स्ट्रेस जब भी कभी आता है, तो मेंटल स्ट्रेस को ठीक करना, मेंटल स्ट्रेस को ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन वो एक फैक्टर है जिसको हमें ध्यान में रखना है। दूसरा है कि हृदय के विकार जो है, उसमें एक जुड़ा हुआ कंडीशन है जिसको हम धमनी प्रतिचय भी कह सकते हैं। अब ये जो धमनी प्रतिचय है, उसमें क्या होता है कि हमारी जो सिराएं हैं, उनकी जो इलास्टिसिटी है, वो इलास्टिसिटी कम हो जाती है। अब इलास्टिसिटी कम हो जाती है, यानी कि उसमें भारीपन आना शुरू हो जाता है। अब यह भारीपन आता है, यानी कि वहां पर पृथ्वी और जल महाभूत का प्राधान्य ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। इसीलिए घनता, काठिन्यता, ये जो चीजें हैं, ये उसमें बढ़ने लगी है। अब इस इलास्टिसिटी को वापस रिगेन करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए पांचभौतिक चिकित्सा में एक कल्प लिखा गया है, जो ब्लड प्रेशर को रेगुलराइज करने का काम करता है। अब आप बोलोगे कि ब्लड प्रेशर ऐसा नाम क्यों है? क्योंकि ये नाम देते समय नाम दिया है, लेकिन वो काम क्या करता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो काम ये करता है, पित्त की जो घनता बढ़ी है, पित्त की जो विसृता बढ़ी है, पित्त का जो प्रसाद होना चाहिए वो प्रसाद नहीं हो रहा है, और उसके कारण जो अपचन हो रहा है, वो अपचन के कारण जो आप और पृथ्वी जमा हो रहे हैं, उनको उत्सर्जन करके शरीर से बाहर निकालने का काम जो है, वो ये कल्प करता है। तो ये कल्प के कारण क्या होता है कि जो स्ट्रेस हृदय के ऊपर आ रहा है, उस स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं। और जैसे ही वो स्ट्रेस कम हो जाएगा, तो हृदय अपने आप अच्छी तरह से आगे की तरफ काम करना शुरू कर देता है। और सर साथ में अगर मानसिक रोग हो, मेंटल स्ट्रेस वाले पेशेंट्स हो, तो पंचभौतिक चिकित्सा उसमें भी हम कैसे अप्लाई करें? हाँ, अब मेंटल स्ट्रेस जो है, अभी हृदरोग में भी हमने देखा कि मेंटल स्ट्रेस जो है वो एक फैक्टर है। यह साधक पित्त का बिगड़ना, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। तो ये मेंटल स्ट्रेस आजकल तो छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को मेंटल स्ट्रेस आ जाता है। हम मेंटल स्ट्रेस जब रहता है, तब ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं। अब ये सोचने का काम जब बढ़ता है, तो हमारी बुद्धि का भी काम बढ़ता है। अब ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि का पांचभौतिक चिकित्सा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बुद्धि जो है, उसका महाभूत आकाश महाभूत है। क्योंकि आकाश महाभूत जो है, उसी से बुद्धि की उत्पत्ति होती है, या फिर आकाश महाभूत का संबंध जो है वो बुद्धि के साथ है। इसीलिए तो उसकी प्रगल्भता जो है वो आकाश के समान है। वो बहुत ज्यादा सोचती है, वो बहुत ज्यादा समझती है, ये सारी चीजें कर सकती है, क्योंकि वो आकाश महाभूत से जुड़ी हुई है। अब बुद्धि महाभूत, या सॉरी, बुद्धि जो है
वो जब ज्यादा काम करने लगती है तो अपने आप ही उसके समान गुणों वाला जो महाभूत है, आकाश महाभूत, उसको बढ़ा देती है। अब आकाश महाभूत शरीर में जब बढ़ जाता है तो उसका फैलने का साधन फिर से रक्त ही है। रक्त के जो दो मूल स्थान है, यकृत और प्लीहा, उसमें से प्लीहा जो है वो भरण का काम करती है, चीजों को संभालने का काम करती है, चीजों को एक जगह पर रखने का काम करती है। जैसे ही आकाश महाभूत बढ़ता है तो पेशेंट के प्लीहा के ऊपर उसका इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। और हमने जो थोड़ी देर पहले नाद परीक्षा सोची थी, वो नाद परीक्षा में जो शब्द है वो शब्द बहुत ज्यादा रेजोनेंट नोट आने शुरू हो जाते हैं। जैसे पेशेंट बोलता है कि टिम टिम आवाज आ रहा है उसके प्लीहा के परकशन में। तो ये क्या है? ये बुद्धि इंद्रिय बिगड़े हुए चीजों को दर्शाता है। किसी भी पेशेंट में अगर ऐसे आवाज आ रहा है तो आप पेशेंट को बेझिझक क्वेश्चन पूछ लेना कि आप किसी चीज का टेंशन लेते हो क्या? पेशेंट का हमेशा जवाब जो है वो हाँ ही होगा, क्योंकि वो पेशेंट टेंशन लेता है, वो उसके प्लीहा से दिख रहा है। तो बहुत सी बार ये आप पेशेंट के साथ कर सकते हो। और बुद्धि की चिकित्सा करनी है अभी, तो बुद्धि की चिकित्सा करने के लिए दातार शास्त्री हमेशा बोलते थे कि बुद्धि जो है वो दो तरह की रहती है, जिसको हम एक कंपार्टमेंट वाली बुद्धि या मल्टीपल कंपार्टमेंट वाली बुद्धि कह सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं टीचर हूँ, मेरा काम है क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाना। तो मेरा काम इतना ही है कि 1 घंटे के लिए बच्चों को एंगेज रखना है। उसके लिए आज जो टॉपिक पढ़ना है वो मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया और क्लास में जाके वो लेक्चर डिलीवर कर दिया। अब ये सब काम करने के लिए मुझे बहुत लैटरल थिंकिंग की, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव थिंकिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वो जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था वही टॉपिक फिर से पढ़ के क्लास में जाके समझा दिया। लेकिन जो व्यापारी है उसको क्या करना पड़ता है? उसको दुकान में भी बैठना पड़ता है, उसके स्टॉक के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी चीजों का मार्केट में रेट फ्लक्चुएट हो रहा है उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, कुरियर कब आएगा, उसका माल कब पहुंचेगा उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, उसका कैश फ्लो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे मैनेज करना है उसके ऊपर ध्यान करना पड़ता है। तो ऐसे मल्टीपल चीजों के ऊपर उसको एक साथ सोचना पड़ता है। तो जो लोग ऐसे मल्टीपल डायमेंशन में सोचते हैं, कोई साइंटिस्ट है या फिर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस का काम करता है जिसमें मेंटल स्ट्रेस ज्यादा आता है, तो ऐसे लोगों को जहां पर मल्टीपल डायमेंशन की जरूरत है वहां पर सारस्वतारिष्ट का यूज करना है। सारस्वतारिष्ट क्यों? क्योंकि सारस्वतारिष्ट में मल्टीपल द्रव्य है और जिनको सिंगल लाइन में सोचना है उनके लिए जटामांसी का यूज करना है। तो जटामांसी का फांट जो है वो अगर पेशेंट रात को सोने से पहले वो अगर जटामांसी जो है उसको जो हिम बना के पी सकता है, और सारस्वतारिष्ट जो है वो मल्टीपल डायमेंशन में जो सोचने वाले लोग हैं वो वहां से उसको पी सकते हैं। तो इस तरह से मेंटल स्ट्रेस की ट्रीटमेंट हो सकती है। अगर इससे भी ज्यादा स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है तो उसके लिए वसंत कुसुमाकर कल्प जो है उसका यूज करने से बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि वसंत कुसुमाकर कल्प जो है उसमें बुद्धि को भी शांत करने वाले सारे द्रव्यों का मिलाप है और उसमें शीतत्व प्रधानता है, उसमें पार्थिवता है। तो वो पार्थिवता, जलीयता जो है वो आकाश महाभूत को अपने आप घटाकर फिर से उसमें जो है वो नॉर्मल सी की तरफ स्थापित कर देती है। सर, किन्नरी जी का सवाल है कि एक्ने एंड अदर कॉस्मेटिक कंडीशंस के अंदर क्या कर सकते हैं सर? पंचभौतिक चिकित्सा अप्लाई। अब इसमें भी जो है वो बहुत सी बार जिनको एक्ने के प्रॉब्लम्स होते हैं पेशेंट्स में, तो उनमें सबसे ज्यादा मलावष्टंभ रीजन रहता है। क्योंकि देखो मलावष्टंभ में क्या है, पुरुष जो है वो कटु विपाक से बना हुआ है। कटु विपाक से जो चीज बनी है वो अगर कटु विपाक शरीर के अंदर ज्यादा समय तक रहेगा तो ये कटु विपाक जो है वो अपना प्रभाव पूरे शरीर पर डालना शुरू कर देता है। कटु विपाक जो है वो उष्णत्व तीक्ष्णत्व प्रधान है, तो वही उष्णत्व तीक्ष्णत्व शरीर से कहीं ना कहीं से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब उसको स्थान संशय अगर मुख के ऊपर मिल जाता है तो मुख दूषिका या एक्ने के फॉर्म में वो पककर बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट्स जो है इनमें हमें मलाव स्तंभ को दूर करना है। फिर से कोई भी पेशेंट आए उस पेशेंट में भरण, पोषण और उत्सर्जन
इनमें से कौन सी प्रक्रिया बिगड़ी हुई है उसको ठीक करना है, और पेशेंट के प्रकृति में क्षारीयता या अम्लीयता जो है उसके हिसाब से दवाइयां देनी है। इसमें त्रिफला गुग्गुल जो है उसका भी बहुत अच्छे से यूज होता है, और दूसरा एक यूज होता है शोभांजन का। शोभांजन मतलब शिग्रू। तो शिग्रू जो है वो विद्रधि को कम करने का काम करता है। तो शिग्रू का यूज करने के बाद ऐसे पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सर मेरा अगला सवाल है कि स्त्री विशिष्ट व्याधियां गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर भी हम पंचभौतिक चिकित्सा अप्लाई कर पाएंगे सर हाँ, उसको भी? देखो, स्त्री विशिष्ट जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनमें हमें सबसे पहले तो ध्यान इस चीज पर देना है कि आर्तव जो है वो स्त्रियों के शरीर में एक विशिष्ट घटक है जिसका विचार होना जरूरी है। अब आर्तव जो है, आर्तव के बारे में लिखा है आर्तवम अग्नेयम, यानी आर्तव जो है वो अग्नि प्रधान है, यानी ही क्षारीयता प्रधान है। शुक्र के बारे में लिखा गया है शुक्रम सौम्यम, यानी वो जो है वो अम्लता प्रधान है, सौम्य गुणात्मक है। अब ये शुक्र और आर्तव जब एक साथ मिलते हैं तो माधुर्य आता है, और यही माधुर्य गर्भ के फॉर्म में आता है। तो इसीलिए शुक्र और आर्तव से भी हम अम्ल और क्षार सिद्धांत को समझ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आर्तव की। आर्तव अगर क्षारीयता प्रधान है और अगर वो बहुत ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण गुणात्मक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए किसी ना किसी जगह पर उसको प्रॉपरली प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। तो स्त्रियों के शरीर में अब इस क्षारीय अग्नि को धारण करने के लिए एक अवयव है जिसको हम गर्भाशय कहते हैं। अब ये गर्भाशय जो है वो गर्भाशय का दूसरा नाम ही धरा है। धरा मतलब पृथ्वी। तो पृथ्वी या फिर धारण करने वाला, तो अग्नि को धारण करने की ताकत जो है वो पृथ्वी के अंदर ही हो सकती है। अब ये जो गर्भाशय है वो पृथ्वी प्रधान या फिर पृथ्वी जल प्रधान जो ये है घटक है उनसे बना हुआ है। जब भी कभी उनमें कोई भी बिगाड़ आ जाता है, जैसे कि पृथ्वी और जल जो है वो अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो भी प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। पृथ्वी और जल जो है वो अधिक मात्रा में घट जाते हैं तो भी प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। अब ये सारे प्रॉब्लम्स जब भी कभी होते हैं तो हमें फिर से चेक करने के लिए एक साइट है जो हमारा राइट इलियक फोसा है। वो राइट इलियक फोसा में हमेशा फीमेल पेशेंट को चेक करना है पाल्पेट करके। तो जैसे ही आप वहां पर पाल्पेट करोगे तो फीमेल पेशेंट में गर्भाशय आर्तव से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उनको वहां पर पेन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वहां पर पेन होता है तो आपको समझ लेना है कि उनके गर्भाशय से रिलेटेड आर्तव से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और उसको ठीक करने के लिए हमको फिर से अपान को ठीक करना है। अगर अपान को ठीक करना है तो अपान को ठीक करने के लिए हमें अपान के ऊपर काम करने वाला कल्प जो चंद्र प्रभा है, तो चंद्र प्रभा का यूज हमें वहां पर करना है। अब ये चंद्र प्रभा जो है वो लेखन का काम भी करती है, और अगर अत्यार्तव की कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में हमें लेखन करने से सिर्फ काम नहीं होगा, क्योंकि लेखन ज्यादा हो जाएगा और ऑलरेडी अत्यार्तव हो रहा है। इसीलिए ऐसी कंडीशंस में जो गैरिक है शुद्ध किया हुआ, वो गैरिक और चंद्र प्रभा, तो एक भाग चंद्र प्रभा लिया और 3 भाग गैरिक लिए, ऐसे कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह से घोट कर अच्छी तरह से मिश्रित करके उसका अगर हम यूज करेंगे तो अपान भी ठीक होने लगता है और गैरिक के कारण गर्भाशय को बल भी मिलना शुरू हो जाता है। अगर बहुत मात्रा में उनको अगर अत्यार्तव हो रहा है तो ऐसी कंडीशंस में उसको रोकने के लिए एक और कल्प का यूज होता है। वो कल्प का नाम है उसको जम्बू, यानी कि जो जामुन है, जामुन की छाल और चंद्रप्रभा, इसका कॉम्बिनेशन किया जाता है। अब जामुन की छाल जो है वो जामुन जो है वो वातल द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ है, तो उसमें शुष्कत्व लाने की बहुत ज्यादा ताकत है। अब ज्यादा आर्तव अगर बाहर जा रहा है तो उसको रोकना है, तो रोकने के लिए उसमें जो द्रवांश है उसको भी तो सोखना पड़ेगा, उसको भी तो शोषित करना पड़ेगा। तो इसी के लिए चंद्रप्रभा और ये जम्बूत्वक, इनका यूज करके जो कल्प बनता है उसका यूज ऐसी कंडीशन में होता है।
अब ये सारा यूज करने के बाद एक बार उनका अगर अर्तव जो है वो कंट्रोल में आ गया, लेकिन डिसीज तो ठीक नहीं हुआ है, तो डिसीज को ठीक करने के लिए कुछ लंबे समय तक उनको गर्भाशय का बल बढ़ाने वाला कल्प यूज करना पड़ेगा। अब गर्भाशय का बल बढ़ाना है तो पार्थिवता बढ़ानी पड़ेगी। ये पार्थिवता देने का काम जो है वो पद्मकाष्ठ नाम का एक द्रव्य है वो करता है। अब ये पद्मकाष्ठ जो है वो जंगल में एक पेड़ के स्वरूप में मिलता है। जब भी कभी पद्मकाष्ठ को तोड़ने के लिए जाते हैं तो पद्मकाष्ठ आसानी से नहीं टूटता है। जो तोड़ने वाला लकड़हरा है उसको एक बार में वह नहीं टूटता है, उसको फिर से उसकी जो कुल्हाड़ी है उसको फिर से पायना देना पड़ता है, उसको फिर से धार उसकी तेज करनी पड़ती है और फिर बहुत मुश्किल से वो पेड़ कट होता है। पेड़ अगर इतनी मुश्किल से कट होता है मतलब ही उसमें पार्थिवता बहुत ज्यादा है। अगर पार्थिवता बहुत ज्यादा है तो उसी का यूज हमें गर्भाशय की पार्थिवता को मेंटेन करने के लिए करना है। तो इसीलिए वो पद्मकाष्ठ और चंद्रप्रभा इसका कॉम्बिनेशन हमें यूज करना है। तो चंद्रप्रभा जो कम मात्रा में है वो एक तरफ अपनी अपान की कक्षा जो है उसको सुधारने का काम करती रहेगी और पद्मकाष्ठ जो है वो गर्भाशय को बल देने का काम करेगा। जैसे ही गर्भाशय में बल स्थापना हो जाएगी वो आर्तव को फिर से कंट्रोल कर सकेगा, उसकी उष्णता को फिर से सहन कर सकेगा और वो स्त्री शरीर को फिर से रूटीन में ला सकेगा, नॉर्मल में ला सकेगा। तो इस तरह से पांचभौतिक चिकित्सा के कुछ मैंने ऊपर ऊपर से जो उपाय हो सकते हैं या फिर ऊपर ऊपर से हम जो चर्चा कर सकते हैं उसको समझने के लिए उसके बारे में आपको ये सारा जो है वो बताया है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे सारे सवालों के आंसर्स आपने बहुत गहराई से दिए। मैं भी आशा रखता हूँ कि दर्शक मित्रों को भी कोई शंका नहीं रहा होगा जो भी सर ने बताया। और सर और कुछ आप बताना चाहते हो अगर दर्शक मित्रों को इसके अलावा, वो भी आप बता सकते हैं सर। हाँ, तो ये जो पांचभौतिक चिकित्सा है ये महाराष्ट्र में तो सभी जगह पर बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारा एक वर्ग है जो इसको यूज भी करता है। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो एक छोटा सा ये मेरी तरफ से प्रयास है कि जो भी मेरे गुरुवर्यों से मैंने जो सीखा है जो समझा है उसको आपके तरफ पहुंचाने का काम करना। और इसी काम के लिए हमने एक आयुर्वेद अनुष्ठानम नाम का हमारा एक ग्रुप है, उसकी तरफ से भी हम ये प्रयास करते हैं हमेशा। और हमने उस पर भी पांचभौतिक चिकित्सा के लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जिसमें अलग अलग चीजों के ऊपर हम और भी ज्यादा, आज तो हमने जो डिस्कस किया था वो टिप ऑफ द आइसबर्ग था, तो बहुत सारा है उसमें से जितना मुझे समझ में आया है। क्योंकि देखो जो आचार्य दातार शास्त्री है उनकी जितनी तो बुद्धि मेरी है नहीं, या फिर जिन वैद्यों से मैंने ये सब कुछ समझा है उतने जितना भी बुद्धि मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे अल्प बुद्धि ने जो भी समझा है वो आप तक पहुंचाना, ये काम करने के लिए हमने वहां पर एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। और बहुत सारे लोगों के ऐसे रिकमेंडेशंस आए थे कि इसको और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए अगर कोई वर्कशॉप वगैरह हो सकता है तो हम उसके बारे में भी सोच रहे हैं। आने वाले समय में हम 1 या 2 दिन का निवासी अगर कुछ कर सकते हैं जिसमें हम इसके ऊपर चर्चा करके और ज्यादा इसको समझना और ज्यादा इसको इलेबोरेट करना, ये सब करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। और फिलहाल जो लेक्चर सीरीज है वो भी आप वहां पर शुरू है, वहां पर भी लेक्चर जो है उनका भी आप लाभ ले सकते हो। आपके कुछ डाउट है तो वहां पर पूछ सकते हो, उसके हिसाब से हम आपके जो सवाल है उनकी हम चर्चा जरूर करेंगे। और जलदीप जी आपने मुझे इसमें बुलाया, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद मानता हूं आपका कि आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी जो चीजें हैं उनका होना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी के भी पास ज्ञान अगर सीमित रहेगा तो एक ही एरिया तक रहेगा, वो जितना फैलेगा उतना ही अच्छी तरह से हम इस आयुर्वेद की धरोहर को आगे की तरफ पहुंचा पाएंगे। तो आपका जो उपक्रम है वो बहुत अच्छा उपक्रम है, इसको ऐसे ही आगे कंटिन्यू कीजिए और जहां पर भी हम सबकी जरूरत है वहां पर हम सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर आपने ही तो मेरा बीज रोपण किया है। मेरे गुरु आप
ही रहे फर्स्ट ईयर से, आपसे ही सब कुछ सीखा है, तो फिर आगे तो बढ़ेंगे ही धीरे धीरे सर। और सर आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे वही हम चाहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय धन्वंतरि सर। धन्वंतरि। जय धन्वंतरि। जी। धन्यवाद।